गोदाम के अंदर की हवा में मीट स्मेल, पकाने वाली जहरीली और तीखी गंध भरी हुई, जो हर सांस के साथ गले को झुलसा रही थी। कई महीनों से फिल ब्रोकर इस अंधेरी दुनिया में रह रहा था। वह इस जहर को अपनी सांसों में भर रहा था, अपराधियों का चोला ओढ़े हुए था और एक खूंखार कातिल होने का नाटक करते हुए सीधे मौत के सौदागरों की आंखों में आंखें डाल रहा था। वह उबलते हुए रासायनिक ड्रमों के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसकी छाती में तेजी से धड़कते दिल को छुपा रहा था। वह करोड़ों डॉलर की इस ड्रग डील के आखिरी पलों को देख रहा था। उसके बगल में खड़ा जोजो लापरवाही से एक लाइटर जलाता है, जिससे कमरे में भरी ज्वलनशील गैसों में आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है। वहां मौजूद हैंडलर तुरंत उसे डांटते हैं और बाहर जाने को कहते हैं। ये कोई खेल नहीं था, ये बारूद का एक ऐसा ढेर था जो सिर्फ एक चिंगारी से तबाह हो सकता। ब्रोकर अच्छी तरह जानता था कि इन जंग लगी लोहे की दीवारों के बाहर कानून का फंदा धीरे धीरे कसता जा रहा है। तनाव इतना गहरा था कि हवा भी भारी लग रही थी। तभी खतरनाक ड्रग किंगपिन डैनी टी पोर्ट आर्थर में फंसी अपनी एक खेप के बारे में कड़ती आवाज में जवाब मांगता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा क्रूर और ठंडा अंदाज था, एक ऐसा आदमी जो सुबह के नाश्ते पर लोगों की मौत के फरमान जारी करता था। ब्रोकर का हैंडलर डॉल्टन अंदर रहकर अपना किरदार बखूबी निभा रहा था। वह डैनी को आश्वस्त करता है कि ट्रांसपोर्ट प्लेन, पायलट और पैसे सब कुछ तय हो चुके हैं। योजना के मुताबिक 30 पाउंड की शुद्ध तबाही को टक्सन भेजा जाना। इस काम के लिए रात के अंधेरे में रेगिस्तान को चीरने के लिए 20 खूंखार गुर्गे तैयार थे, लेकिन डैनी टी पुराने ख्यालात का था। डॉल्टन के कहने पर वह हवाई रास्ते से माल भेजने के सुरक्षित तरीके के लिए मान जाता है। यही एक आखिरी फैसला उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला था। इससे पहले कि विमान के इंजन भी शुरू हो पाते, तभी अचानक पूरी दुनिया जैसे एक धमाके के साथ दहल उठी। भारी लोहे के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ अंदर की तरफ टूटकर बिखर गए और टैक्टिकल पुलिस टीमें पूरे इलाके को घेरते हुए अंदर घुस आई। फ्लैश बैंग, धमाकों की चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को अंधा कर दिया। धुएं के बीच कानून की दहाड़ गूंज उठी। डीए के एजेंट चिल्ला रहे थे कि हर कोई जमीन पर लेट जाए। उनके हथियार तने हुए थे और लेजर लाइट सीधे अपराधियों की छाती को निशाना बना रही थी। देखते ही देखते चारों तरफ कोहराम मच गया। लाशें कंक्रीट के फर्श पर गिरने लगीं, कांच के शीशे चकनाचूर हो गए और बेबस हताश अपराधियों की चीखें ऊंची छतों से टकराने लगीं। इस खूनी अफरा तफरी के बीच डैनी टी के जवान बेटे की नजरें सीधे ब्रोकर पर पड़ती। उसकी जंगली और गुस्से से भरी आंखों में एक खौफनाक सच चमक उठता है। उसे एक भयानक झटका लगा है। ब्रोकर उनका भाई या पार्टनर नहीं था, वो तो एक जासूस था, एक गद्दा। इस सबसे बड़े धोखे से आगाबूला होकर उस लड़के ने अपना हथियार उठा लिया। उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर दबा दी ताकि उस अंडरकवर एजेंट को हमेशा के लिए खामोश कर सके, जिसने उसके परिवार के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था। ब्रोकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया कि वह बंदूक नीचे रख दे। उसकी आवाज छापे के शोर को चीरती हुई गूंज उठी, लेकिन इससे पहले कि वह लड़का गोली चला पाता, पुलिस की अंधाधुंध गोलियों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उसका शरीर ठंडे कंक्रीट के फर्श पर गिर गया, उसका खून बहने लगा और उसकी आंखें बिना हिले डुले छत को ताकने लगी। अपने इकलौते बेटे की मौत देखकर उसका बाप डैनी टी तड़प उठा। डैनी टी को जमीन पर दबोच लिया गया। उसका चेहरा ठंडी मिट्टी में ढंसा हुआ था और वह अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को दम तोड़ते देख रहा था, जबकि ब्रोकर उसके सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। उसका यह गहरा दुख पल भर में एक खौफनाक और जानलेवा नफरत में बदल गया। जब उसके हाथों में हथकड़ियां कसी जा रही थीं, तो उसने टूटे हुए दांतों के बीच से बदले की एक खौफनाक कसम खाई। उसने ऊपर उठकर ब्रोकर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शैतानी गुस्सा था। उसने कसम खाई कि यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है और ब्रोकर के बच्चों, उसके खून और उसकी हर प्यारी चीज को इस दिन की कीमत चुकानी होगी। उन्हें राख में मिलना होगा। ब्रोकर शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और अंदर से खाली हो चुका था। वह अपनी इस अंडरकवर जिंदगी के मलबे से दूर चला गया। उस हादसे का बोझ उसके कंधों पर शीशे की तरह भारी लग रहा था। उसने कमांडरों की चिल्लाती आवाजों और प्रोटोकॉल को अनसुना कर दिया। उसने उस बैज को उतार फेंका जिसकी वजह से एक मासूम दिखने वाले लड़के की जान चली गई थी और वह रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। वह इस हिंसा को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहता था। कई महीने बीत गए। ड्रग्स की दुनिया के वे गंदे, उमस भरे और अशांत इलाके अब एक शांत और दूर दराज के जंगली इलाके में बदल चुके थे, जहां समय जैसे थम सा गया था। ब्रोकर ने अपने टैक्टिकल गियर और हथियारों को छोड़कर एक बढ़ई का औजार उठा लिया था। वह एक शांत निर्माण मजदूर बन चुका था ताकि अपनी छोटी बेटी मैडी के लिए एक सुरक्षित और सुकून भरी दुनिया बना सके। वे एक पुराने लकड़ी के घर में रहते थे जो ऊंचे ऊंचे सरू, सिप्रस और पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ। ये जगह इसलिए चुनी गई थी क्योंकि मैडी को एक घोड़ा चाहिए था और उसकी माँ इसी देहाती इलाके में पली बड़ी। लेकिन यह शांति बहुत नाजुक थी, जो एक गहरे और दर्दनाक नुकसान की नींव पर टिकी थी। मैडी की माँ का देहांत सिर्फ 1 साल पहले ही लंबी बीमारी के बाद हुआ था, जिसके बाद यह बाप बेटी इस घने जंगल में अकेले अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रोकर स्थानीय मजदूरों के साथ मिलकर काम करता था। वह अपना सिर झुकाकर रखता, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता और उस लड़के का चेहरा भूलने की कोशिश करता जो उसके झूठ के कारण मारा गया था। उसे लगता था कि इस सुदूर देहात में, जहां सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ सीढ़ियों की लकड़ी में लगने वाले कीड़े थे, उसका अतीत उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन मुसीबत का एक नियम है, वह उन लोगों को ढूंढ ही लेती है जो उससे भागने की कोशिश करते हैं। और वह शांति जिसे उसने इतनी शिद्दत से संजोया था, स्कूल के मैदान में हुए एक मामूली झगड़े से बिखरने वाली। लोकल एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाली मैडी एक शांत और अपने आप में रहने वाली लड़की थी। अपनी माँ की मौत के गहरे सदमे के
कारण वह चुप रहती, जिसकी वजह से स्कूल का एक आवारा लड़का टेडी बोडाइन उसे आसानी से निशाना बना लेता था। टेडी ने उसे खेल के मैदान में एक कोने में घेर लिया। वह एक बदतमीज लड़का था जिसने उसकी टोपी छीन ली, उसकी खामोशी का मजाक उड़ाया और बाकी बच्चों के सामने उसे रोने के लिए उकसाने लगा। उसे लगा कि वह कमजोर है, एक बाहरी लड़की है जिसे बिना किसी डर के डराया धमकाया जा सकता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पिता ने आत्मरक्षा के लिए उसे कितने खतरनाक दांव पेच सिखाए हैं। मैडी ने उसे 2 बार चेतावनी दी। उसकी आवाज बिल्कुल शांत और स्थिर थी। उसने उसे पीछे हटने और अपनी टोपी वापस करने का पूरा मौका दिया, लेकिन वह लड़का सिर्फ हंसा और उसे डराने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही मैडी ने एक ऐसा सटीक और जोरदार पंच मारा कि वह बोली। लड़का सीधे मिट्टी में जा गिरा। ये कोई मामूली बच्चों की लड़ाई नहीं थी, ये एक सधा हुआ गहरा वार था जिसने उस लड़के को लहूलुहान कर दिया। वह बाकी बच्चों के सामने रोने लगा और उसकी पूरी हेगड़ी निकल गई। स्कूल के मैदान की निगरानी करने वाली महिला ये देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत प्रिंसिपल और स्कूल साइकोलॉजिस्ट सुसान हेज को बुलाया और इस घटना की गूंज पूरे छोटे से शहर में फैल गई। जब ब्रोकर स्कूल पहुंचा तो उसे लगा कि यह एक सामान्य अनुशासनात्मक बैठक होगी, लेकिन वह अनजाने में स्थानीय राजनीति और आपसी रंजिश के एक बारूद के ढेर पर कदम रख चुका था। स्कूल के गलियारे में उसका सामना जिमी बोडाइन और उसकी पत्नी कैसी से हुआ। कैसी एक बेहद आक्रामक और गुस्सैल महिला थी जो स्कूल प्रशासन पर चिल्ला रही थी और अपने बेटे के जख्मों के बदले खून की मांग कर रही थी। इस शहर में कैसी का एक खौफनाक नाम था। वह अपनी बदतमीजी और स्कूल स्टाफ को धमकी देने के इतिहास के लिए जानी जाती। उसका यह गुस्सा झूठी शान और घमंड का नतीजा था। अपने बेटे की शर्त पर खून के धब्बे देखकर वह भड़क उठी। उसने ब्रोकर की तरफ उंगली उठाई, उसकी बेटी को गंदी गालियां दी और तुरंत घुटने टेकर माफी मांगने की मांग की। स्थानीय शेरिफ पुलिस बेबस खड़ा था। वह जानता था कि बोडाइन परिवार से दुश्मनी मोल लेना इस छोटे से इलाके में कितना खतरनाक हो सकता है। ब्रोकर पूरी तरह शांत रहा। उसके अंदर एक खतरनाक खामोशी छा गई क्योंकि वह मैडी को अपने पीछे छुपाए हुए था। वह नहीं चाहता था कि इन अजनबियों की नफरत उसकी बेटी की मासूम दुनिया को छुए। उसने शांति से समझाया कि मैडी ने सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की थी, लेकिन उसकी इस शांति ने कैसी को और ज्यादा पागल कर दिया। उसने अपने पति को कायर कहते हुए ताना मारा और उसे ब्रोकर पर हमला करने के लिए उकसाया। जिमी बोडाइन अपनी पत्नी की लगातार चीख पुकार और अपने परिवार की झूठी इज्जत बचाने के दबाव में आकर ब्रोकर का रास्ता रोक लेता है। वह एक विशालकाय और भारी भरकम आदमी था जो अपने शरीर और अपने नाम के दम पर लोगों को डराने का आदी था। उसे पूरा भरोसा था कि यह सीधा साधा बढ़ई उसके सामने घुटने टेक देगा। उसने अपनी भारी आवाज में माफी मांगने को कहा। उसकी मुट्ठियां खिंच गईं और वह शेरिफ की कमजोर कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए सीधे ब्रोकर के करीब आ गया। ब्रोकर ने उसे शांति से पीछे हटने की चेतावनी दी। उसकी आंखों में एक साफ संदेश था, लेकिन जिमी ने उसकी शराफत को उसकी कमजोरी समझ लिया। वह अचानक आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार घूंसा चलाया जो किसी की भी हड्डियां तोड़ने के लिए काफी था। इसके बाद जो कुछ हुआ उसमें 3 सेकंड से भी कम का समय लगा। वहां खड़े लोग अपनी सांसें रोके रह गए और सदमे में आ गए। ब्रोकर ने फुर्ती से अपना शरीर घुमाया, बड़ी आसानी से उस वार से बचा और एक ऐसा खतरनाक पलटवार किया जिसने जिमी के भारी भरकम शरीर को सीधे कंक्रीट के पार्किंग लॉट पर दे मारा। उसने पलक झपकते ही उस विशाल काय आदमी को जमीन पर दबोच लिया। उसका हाथ इस तरह मरोड़ दिया कि हड्डी टूटने की कगार पर पहुंच गई और अपनी कोहनी उसकी पीठ पर टिका दी। जिमी दर्द से कराहते हुए सांस लेने के लिए तड़पने लगा। पार्किंग लॉट में कैसी की चीखों के अलावा सन्नाटा पसर गया। वह चिल्ला चिल्लाकर शेरिफ से ब्रोकर को गिरफ्तार करने की मांग कर रही। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। शेरिफ आगे बढ़ा। उसका हाथ उसकी बंदूक के होल्स्टर पर था। उसने ब्रोकर से जिमी को छोड़ने के लिए कहा। उसकी आंखों में इस अनजान शख्स के लिए एक नया खौफ और सम्मान साफ दिख रहा था। ब्रोकर ने जिमी को छोड़ दिया जो मिट्टी में लथपथ होकर उठा। उसकी पत्नी और रोते हुए बच्चे के सामने उसकी इज्जत पूरी तरह खाक में मिल चुकी थी। जैसे ही ब्रोकर मैडी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया, शेरिफ उसे ध्यान से देखता रहा। उसे समझ आ चुका था कि यह आदमी कोई मामूली बढ़ई नहीं है। उसने ब्रोकर से पूछा कि वह यहाँ खुद को व्यस्त रखने के लिए क्या करता है। उसकी आवाज में गहरा शक था। उसे समझ आ रहा था कि इन सादे कपड़ों के पीछे एक बेहद खतरनाक इंसान छिपा है। ब्रोकर ने उसके सवालों को ठंडे अंदाज में टाल दिया और गाड़ी चलाकर जंगलों की तरफ निकल गया। उसे उम्मीद थी कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही जिमी अपनी गाड़ी में बैठा, कैसी ने खिड़की से बाहर देखते हुए ब्रोकर को एक ऐसी नजर से घूरा जिसमें सिर्फ और सिर्फ खूनी नफरत। वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। एक बाहरी इंसान ने उसके परिवार को जलील किया था और वह अच्छी तरह जानती थी कि इस शांत शहर में फिल ब्रोकर को उसके किए की सजा खून से देने के लिए किसे बुलाना है।